नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के अपने सेशन में हम हमारे प्रियम्बल से जुड़ा हुआ आखिरी टॉपिक कवर करने वाले हैं। अब आप में से जिन लोगों ने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं वो पहले की वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि हमने प्रियम्बल के जो नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी की बात की गई है प्रियम्बल में, वो टॉपिक हमने कवर कर लिया है। आज हम एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के लोगों की महत्वाकांक्षाएं जो कि हमारे प्रियम्बल में दी गई हैं और जिन्हें हमारा संविधान पूरा करता है, उसकी बात करेंगे। अब ये एस्पिरेशंस कहाँ दी गई हैं, क्योंकि एस्पिरेशन वर्ड तो हमें देखने को नहीं मिलता है। सो अगर हम हमारे प्रियम्बल की बात करें, हमने हमारी फर्स्ट वीडियो जो प्रियम्बल से जुड़ी हुई थी उसमें भी कहा था कि भाई प्रियम्बल में बेसिकली 4 एलिमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं। पहला तो हमारा प्रियम्बल डिक्लेयर करता है कि भारत में किसकी अथॉरिटी होगी। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया की अथॉरिटी के बेसिस पे हमारा संविधान बना है। दूसरा कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो प्रियम्बल है वो इंडियन पॉलिटी के नेचर के बारे में बताता है कि यानी भारत की जो पॉलिटी है उसका नेचर क्या होगा। हमने कहा था कि भारत की पॉलिटी में हमने उन्हें इन वर्ड्स को इनफैक्ट हम पढ़ भी चुके हैं, दैट इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हम ये मान के चलते हैं कि भारत ने ये अटेन कर लिया है। तीसरा आ जाता है एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। अब ये एस्पिरेशंस वो महत्वाकांक्षाएं हैं जिन्हें हम हमारे संविधान के जरिए और हमारी संसद के जरिए, हमारे लेजिस्लेचर के जरिए, हमारे तीनों ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट के जरिए अचीव करना चाहते हैं। ये हम मान के चलते हैं कि वी वांट टू अचीव इन द फ्यूचर, राइट। सो कौन सी एस्पिरेशंस हैं? सबसे पहले आ जाता है जस्टिस। किस तरह का जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। फिर आ जाता है लिबर्टी यानी कि फ्रीडम। कौन सी फ्रीडम? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप का फ्रीडम। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर आ जाती है इक्वेलिटी। किस तरह की इक्वेलिटी? किस तरह की समता? इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। एंड फोर्थ इज फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा। ये सब हम अचीव करना चाहते हैं एंड इसी के साथ साथ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, राइट। फ्रेटर्निटी में ही आ जाता है। अब ये सारी चीजों को हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले एस्पिरेशंस क्या होती हैं? देखिए, एस्पिरेशंस या महत्वाकांक्षाओं का अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें तो सेज दैट एस्पिरेशंस मींस स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग हाई और ग्रेट। कुछ अच्छा अचीव करने का डिजायर, कुछ अच्छा या ग्रेट अचीव करने का डिजायर, उसे हम एस्पिरेशन कहते हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हमने अभी देखा कि ये जो एस्पिरेशंस है प्रियम्बल में ही लिख दी गई, यानी कि भारत के लोग किस तरह का हायर या अच्छा गोल अचीव करना चाहते हैं वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया। सबसे पहला जो है जस्टिस। अब जस्टिस या न्याय की अगर हम बात करें, अब गांधी जी के हिसाब से अगर जस्टिस देखें तो जस्टिस इज नॉट जस्ट अ फेवरेबल कोर्ट डिक्री या फेवरेबल कोर्ट ऑर्डर, उसे हम जस्टिस नहीं कह देंगे। जस्टिस का जो एक मीनिंग जो जनरली हम यूज करते हैं वो कोर्ट से जुड़ा होता है, यानी कि अदालतों से जुड़ा होता है, जहां पर वो व्यक्ति जो किसी प्रकार के विक्टिम्स हैं या जिनके साथ अन्याय हुआ है उन्हें जब अदालतें न्याय देती हैं उसे हम जस्टिस कह देते हैं। लेकिन अगर हम गांधीयन पर्सपेक्टिव को लेकर चलें तो जस्टिस का एक बहुत ही गहरा मीनिंग है और जस्टिस का जो मीनिंग गांधी जी के हिसाब से है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो इट मेंट द अचीवमेंट ऑफ हायर गोल्स। कौन से गोल्स, कौन से हायर गोल्स महात्मा गांधी जी यहाँ पे बात कर रहे हैं? कहते हैं जी दोज हायर गोल्स विच the saints or which the great prophets had set for the mankind, so which had been laid time and again by the prophets and now form the goals of human conscience and various religions। so गांधी जी के हिसाब से जस्टिस क्या होगा? अचीवमेंट, फेवरेबल डिक्री की अचीवमेंट नहीं, फेवरेबल ऑर्डर की अचीवमेंट नहीं, हायर गोल्स की अचीवमेंट जो है वो जस्टिस होगा। यहां पर महात्मा गांधी जी ने जो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस है उसे थोड़ा सा और इलेबोरेट करें। सो हिज कंसेप्ट ऑफ जस्टिस वाज नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल स्फीयर। इनका जो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस था वो मल्टी डायमेंशनल जस्टिस का मीनिंग हमें देखने को मिलता है। ही इज टॉकिंग अबाउट सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, हर तरह का जस्टिस इन्होंने यहाँ पर बात की है, हर तरह के न्याय की इन्होंने यहाँ पे बात की है। अचीव करने के लिए हमें वो टारगेट दिया है। कहता है जी जस्टिस प्रोमिसेस टू गिव people what they are entitled to in terms of basic right to food, clothing, housing and participation in the decision making, living with the dignity as a human being। so basically अगर हमें justice को अगर define करना हो, justice है क्या? कहता है जी जो हम जिस चीज को पाने के लिए entitled हैं वो हमें मिल जाए, बस वो justice हो गया। so justice is nothing but what you are entitled to, you get that।
सो यहां पर अगर एज अ ह्यूमन बीइंग हम बात करें, सो यहां पर जस्टिस में क्या क्या आ जाएगा, ह्यूमन डिग्निटी सबसे पहले आ जाएगा, एंड फुलफिलमेंट ऑफ आवर बेसिक नीड्स, चाहे वो फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, एवरीथिंग दैट कम्स इनटू द स्फीयर ऑफ जस्टिस। सिंपल मीनिंग यही है कि जो आप एंटाइटल्ड हो वो आप हासिल कर लो, उसे हम जस्टिस कहते हैं। नाउ अगर हम प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल में जो जस्टिस शब्द का इस्तेमाल दिया गया है, हमें देखने को मिलता है कि हर तरह का जस्टिस अचीव करने की यहां पे बात की गई है, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो, पॉलिटिकल जस्टिस हो। अब कैसे ये अचीव करने के लिए टारगेट रखा गया है? अब देखिए, हमने कहा जी प्रियम्बल में एक तो ताला दिया हुआ है, लॉक दिया हुआ है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन में उसी ताले की चाबी दी गई है। प्रियम्बल में जो टारगेट सेट किए गए हैं, प्रियम्बल में जो एस्पिरेशन सेट की गई हैं, इन्हें अचीव कैसे करना है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही फर्दर बता दिया गया है। अगर हम यहां पर पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें, पॉलिटिकल जस्टिस को अचीव करने के लिए हमें देखने को मिलता है फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं, आर्टिकल 326 हमें दिया गया है, हमें राइट टू वोट दिया गया है, राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस दिया गया है। अगर वहीं पे हम सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को अचीव करने के लिए हमें देखने को मिलता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में अनेकों ऐसी डीपीएसपीज दे दी गई हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस अचीव करने के लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अगेन ये दिशा निर्देशक तत्व हैं जो कि सरकार के लिए ये जरूरी कर देते हैं कि सरकार को ऐसी पॉलिसीज फ्रेम करनी होंगी जिसके तहत हर जन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वर्क हासिल कर सके, देयर शुड बी नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, देयर शुड बी सोशल जस्टिस, सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल, एंड इसी तरह की बहुत सारी बातें उसमें दी गई हैं। हम आने वाले समय में डीपीएसपी को कवर करेंगे। सो मैंने जैसे कि कहा कि भाई सोशल जस्टिस जिसकी बात हमारे प्रियम्बल में की गई है, या इकोनॉमिक जस्टिस जिसकी बात प्रियम्बल में की गई है, उसे अचीव कैसे करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इसी के साथ साथ आप देखते हैं इन परसुएंस टू द पॉलिसीज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, या इन परसुएंस टू द डीपीएसपीज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी सरकार वेरियस पॉलिसीज लेकर आती है which help us achieving in this kind of justice। चलिए दूसरा आ जाता है जी लिबर्टी। नाउ दिस इज द सेकंड एस्पिरेशन दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द प्रियम्बल। लिबर्टी है क्या? लिबर्टी जिसे स्वतंत्रता, जिसे हम फ्रीडम कह देते हैं। देखिए मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बात की थी जिसमें हमने बात की थी सोशलिज्म की, तो उसमें भी हमने कहा था कि लिबर्टी या लिबरलिज्म इज वन ऑफ द अर्लीस्ट फिलोसफीज ऑफ मॉडर्न टाइम्स। एंड लिबरलिज्म की बात करें या लिबर्टी की बात करें तो इसके पीछे का जो बेसिक रूल है वो यही है दैट इट बिलीव्स दैट ह्यूमन बीइंग्स आर रैशनल बीइंग्स, हेंस दे शुड बी गिवन राइट्स, दे शुड बी गिवन सम काइंड ऑफ व्हाट वी से फ्रीडम, राइट। सो वो वाली चीज यहाँ पे बात की गई है, राइट। अब लिबर्टी या जो हम एस्पिरेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसे हम कैसे अचीव करेंगे, या सबसे पहले लिबर्टी की यहाँ पे थोड़ी सी और डिटेल में बात कर लेते हैं। कहता है जी लिबर्टी इज नथिंग बट द एबिलिटी टू डू वन प्लीजेस, इट इज यूज्ड एज अ सिनोनिम फॉर फ्रीडम। सो बेसिकली वही बात है कि लिबर्टी है क्या, कि भाई आपको जो अच्छा लगे, आपको जो सही लगे, आप वो कर पाए, यही लिबर्टी आ जाती है। नाउ लिबर्टी की अगर परिभाषा में जाएं या लिबर्टी की अगर हम डिटेल्स में जाएं, वैसे तो लिबरलिज्म की जो थ्योरी है इसे वन ऑफ द मोस्ट इवॉल्विंग थ्योरी कहा गया है, क्योंकि लिबरलिज्म की जो थ्योरी है, अगर आप मॉडर्न टाइम्स में जहां पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आती है उस समय के आसपास से उठाकर देखें, वहां पे क्लासिकल लिबरलिज्म था, फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है और बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ लिबरलिज्म हमें देखने को मिली, मॉडर्न लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, राइट। सो हर तरह का लिबरलिज्म, खैर उसमें हम नहीं जाएंगे, हमें आज जो यहाँ पे बात करनी है कुछ बेसिक चीजों की। तो लिबरलिज्म की अगर हम बात करें या लिबर्टी की बात करें, यहाँ पे हम बेसिकली दो तरह की लिबर्टी देखते हैं, नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है दैट इज कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट फ्रीडम शुड बी गिवन टू द ह्यूमन बीइंग्स, यहाँ पे बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, विदाउट एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, ह्यूमन बीइंग्स शुड हैव ऑल काइंड ऑफ फ्रीडम। जो आपको अच्छा लगे वो पहने, जो आपको अच्छा लगे वो खाएं, जहां आपको अच्छा लगे वहां जाएं, जहां आपको अच्छा लगे वहां रहें। अभी अगर नेगेटिव लिबर्टी ह्यूमन बीइंग्स को दे दी जाए तो एक्चुअल में होगा क्या? नेगेटिव लिबर्टी अगर ह्यूमन बीइंग्स को दे दी जाए तो देयर विल बी क्योस। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि भाई जो आपको अच्छा लगे वो पहने, जहां आपको अच्छा लगे वहां जाएं। अब मेरे पड़ोसी को अच्छा लग सकता है कि वो मेरे घर में आके रहे, मुझे अच्छा लग सकता है कि मैं किसी और के घर में जाके रहूं। अगर नेगेटिव लिबर्टी होगी तो होगा क्या?
मैं अपनी लिबर्टी एंजॉय करने के चक्कर में किसी दूसरे की लिबर्टी, किसी दूसरे के राइट्स को इन्फ्रिंज कर दूंगा। इसीलिए नेगेटिव लिबर्टी लीड्स टू क्योस एंड इट इज नॉट अ फीजिबल ऑप्शन। सो हमने क्या बात की, हमने पॉजिटिव लिबर्टी की बात की। अब पॉजिटिव लिबर्टी मींस फ्रीडम बट विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, not absolute freedom, restricted freedom, but yes, again it is a kind of freedom, right? Now it is a suitable kind of freedom क्योंकि एक पॉजिटिव लिबर्टी में there are freedoms given to us, but then there are certain restrictions imposed on us so that हमारे फ्रीडम को एंजॉय करते करते हम किसी दूसरे के फ्रीडम को इन्फ्रिंज ना करें। नाउ यहां पर आप देख भी रहे हैं, कहता है जी दीज रिस्ट्रिक्शंस आर रिक्वायर्ड सो दैट एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ द कास्ट, क्रीड, जेंडर और एनी अदर सोशल कंसिडरेशन दे कैन एंजॉय देयर फ्रीडम, राइट। सो हर किसी को, अब जैसे अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बहुत सारे राइट्स अवेलेबल हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट्स अवेलेबल हैं, राइट टू फ्रीडम इज देयर अंडर आर्टिकल 19, जहां पे आप फ्रीडम टू डू एनी काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन, फ्रीडम टू मूव एनीवेयर इन द कंट्री, फ्रीडम टू रिजाइड एनीवेयर इन द कंट्री, हर तरह का फ्रीडम दिया गया है। बट अगेन हम देखते हैं कि 19 में ही हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हम पे लगा दी गई। इसी तरह से आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमें मिल जाता है, बट एट द सेम टाइम फ्रीडम ऑफ रिलीजन की शुरुआत भी हम देखते हैं कि भाई कुछ रिस्ट्रिक्शन से ही होती है। सो दिस इज द काइंड ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी विच वी टॉक अबाउट एंड वही हमें देखने को मिलता है। नाउ जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की कि भाई लिबर्टी हमारे संविधान में कहां देखने को मिलती है। सो फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19, फिर उसके बाद आर्टिकल 25 टू 28 हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। इसी तरह से हमें देखने को मिलता है कि हर जगह पर हमें यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जहां पे फ्रीडम देखने को मिलता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इक्वालिटी, दैट इज द थर्ड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इक्वालिटी या समता। अब इक्वालिटी अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई, तो आप कहेंगे आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 को हम जब हमारे फंडामेंटल राइट्स को कवर करेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में हम कवर करेंगे। एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, उसमें भी कहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि भाई और क्या क्या उसके बैकग्राउंड में आ जाता है, अमेरिका से कौन सा कंसेप्ट लिया, यूके के कौन सा कंसेप्ट को हमने यहाँ पे लिया, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। पहले इक्वालिटी देख लेते हैं। अब इक्वालिटी कहता है जी इज सीन एज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक थॉट। इन द प्रीएम्बल द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी, वो हम सब जानते हैं। अब इक्वालिटी किस सेंस में हम बात कर रहे हैं? इक्वालिटी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि आपके साथ और आपके बगल में कोई आपके साथ का छात्र है या फिर और आपके साथ का कोई व्यक्ति है, आपका कोई पड़ोसी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में, कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना होना ऑन एनी ग्राउंड, बी इट कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन एटसेट्रा। सो ये एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव का ना होना, इसे हम कह देते हैं इक्वालिटी। अब इक्वालिटी की अगर हम बात करें, इक्वालिटी हमें देखने को मिलता है कि हर सिटीजन को मिली हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और वही चीज यहां पे मैंने लिखा भी है। क्या कहता है जी? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इंडिकेट दैट रिगार्डलेस ऑफ वंस सोशो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस ही और शी विल हैव द सेम अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वंस एबिलिटीज एंड पिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एवरीवेयर, राइट। सो इक्वालिटी आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 में अगर हम बात करें, 15 में क्या कहा गया है कि भाई सरकार किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी, स्टेट किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी ऑन द गिवन ग्राउंड्स, जो कि हमने डिस्कस किए। 16 कहता है जी जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसकी अपॉर्चुनिटी देते समय सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी। इसी तरह से 17 है, 18 है, हम ये सारे राइट्स आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए आखिरी एस्पिरेशन की अगर हम बात करें, दैट इज फ्रेटर्निटी या बंधुत्व, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की यहाँ पे बात की गई है। हमारे देश का अगर हम कल्चर उठाकर देखें, एंशिएंट कल्चर्स को उठाकर देखें, तो हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम, दैट इज होल वर्ल्ड इज वन बिग फैमिली, राइट। सो पूरा परिवार ही यहाँ पे हम हमारे बंधुत्व की भावना को लेकर चलते हैं कि सारा परिवार है, पूरी फैमिली ही वन, पूरी अर्थ ही वन बिग फैमिली है, राइट। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि भाई ब्रदरहुड या भ्रातृत्व जिसे कह देते हैं हिंदी में, ये हमारे कल्चर में ही है, हमारी रूट्स में ही देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें
ये हमारे प्रियम्बल में रखने की क्या जरूरत पड़ी, या ये वर्ड हमारे प्रियम्बल में, या ये एस्पिरेशन हमारे प्रियम्बल में रखने की क्या जरूरत पड़ी। उसके पीछे हमें देखने को मिलता है कि जो 200 साल से ज्यादा का समय ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया, उनके जो रूल की पॉलिसी थी वो थी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। दे न्यू इट वेरी वेल कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री एंड इंडिया में अगर रूल करना है तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाकर ही रूल किया जा सकता है, एंड दे डिड इट वेरी वेल। अब जब इंडिया बना भी, जब भारत का यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि आज़ादी हुई, आज़ादी के साथ साथ भारत में हमें देखने को मिला पार्टीशन भी हुआ। ये जो पार्टीशन हुआ ये रिलीजन के ग्राउंड्स पे हुआ। पाकिस्तान बना, बांग्लादेश उस समय ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान बनकर आए, राइट। अब उस समय की जो सिचुएशन थी वो इस तरह की सिचुएशन थी दैट द सिचुएशन वाज वेरी फ्रेजाइल। लोग, द इंडियन कम्युनिटी या इंडियन सोसाइटी वाज प्रोन टू गेट डिवाइडेड, फर्दर सब डिवाइडेड ऑन वेरियस ग्राउंड्स। इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि हमें भारत में एक जो उस समय की कड़वाहट है उसे खत्म करना है, हमें यूनिटी लेकर आनी है, इस वजह से हमने ये जो एस्पिरेशन है ये भारत के संविधान के प्रियम्बल में रखी। अब यही चीज यहां पे मैंने लिखा दैट इन द बैकग्राउंड ऑफ इंडियाज मल्टीलिंगुअल, multicultural, multi-religious society and keeping in view the partition of the country, the framers of the constitution were very much concerned about the unity and integrity of the newly independent country. There was a need for harmonious coexistence and वही मैंने यहाँ पे भी लिखा that coexistence among various religions, linguistic cultures, including phrases like dignity of individual and fraternity among people and unity and integrity of the nation हाईलाइट सच नीड। सो वही चीज जो मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस की वो मैंने यहाँ पे लिखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये हमारी एस्पिरेशंस की हमने बात की फ्रेंड्स। इसके बाद हमारी जो वीडियो आनी है उसमें हम फर्दर मुद्दों पे बात करेंगे। हम इसके बाद पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही उसमें देखेंगे क्यूरियस केस ऑफ सिक्किम, किस तरह से सिक्किम को हमारे देश में शामिल किया गया, आर्टिकल 2A जो आया था उसे किस तरह से फिर रिपील किया गया, 2 के तहत फिर सिक्किम को लाया गया। ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं। सो आप जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।